हाँ भाई दोस्तों नमस्कार। तो टॉपिक बताओ कौन सा था। चित्रकला कंप्लीट हो गई। ओके। तो अब आप गुप्तकालीन विज्ञान टॉपिक लिखो और आनंद लो। गुप्तकाल में विज्ञान इतनी शानदार थी कि आज की विज्ञान तो उसके आसपास में नहीं फटकती। अच्छा, संगीत कला नहीं लिखाई क्या? तो फिर पहले बोलते। वैसे भी संगीत कला में आप लोगों ने यदि हेडिंग डाल रखी है तो मैं 2 ही लाइन लिखाऊंगा, 2 लाइन की जगह है तो उसी में समेट देना, क्योंकि गुप्तकाल में किसी संगीतकार का नाम का पता ही नहीं लगता, ना ही कोई संगीत का साहित्य लिखा गया, ना ही किसी संगीतकार का पता है। तो फिर किसका पता है बता? अरे समुद्रगुप्त वीणा नहीं बजा रहा था क्या? हाँ, समुद्रगुप्त की वीणा वादनी सिक्के नहीं मिले थे, बस वही बात लिखानी है। तो गुप्तकाल में जो संगीत कला है ना दोस्तों, उसमें एक तो समुद्रगुप्त के वीणा वादनी सिक्के मिले हैं। ये सिक्के सोने के या चांदी के? सोने के सिक्के मिले। किस अभिलेख में संगीत का उल्लेख है? प्रयाग प्रशस्ति में लिखा हुआ है क्या? सॉरी, समुद्रगुप्त के एरण अभिलेख में के एरण अभिलेख में लिखाया था मैंने आपको। एरण अभिलेख में समुद्रगुप्त को क्या लिखा हुआ है एरण अभिलेख में बता? 3 बात लिखी हुई ना एरण अभिलेख में। अरे समुद्रगुप्त को गुस्सा आ जाए तो इंद्र से बढ़कर है, यमराज से बढ़कर है, और कुबेर से धन के मामले में, और साथ में यहीं पर एक उल्लेख है। 1 मिनट रुको रुको रुको, वहां तो 3 ही बातें हैं। समुद्रगुप्त को गुस्सा नहीं, पर वो यमराज से बढ़कर है, युद्ध में वह इंद्र से बढ़कर है, और खुश हो जाए तो कुबेर से बढ़कर है, यही बात है। तो ये प्रयाग प्रशस्ति की बात है दोस्तों, पहले वाला ही सही था। तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को नारद से बढ़कर वीणा वादक बताया गया। वीणा वादक बताया गया है। लिखो फटाफट। एक बात और की, वात्स्यायन ने कामसूत्र में उच्च वर्ण की लड़कियों को नृत्य एवं संगीत की शिक्षा
का उल्लेख करता है। ये लो साहब, संगीत कला होगी। किस अभिलेख में गौतम बुद्ध के सिद्धार्थ नाम की जानकारी मिलती है? तो ध्यान रखें, समकालीन कोई भी अभिलेख ऐसा नहीं था। बाद में पाल वंश के शासकों ने वज्रयान रूप में जो अभिलेख लिखवाया है, मैंने तुम्हें बताया भी था। वज्रयान बोले तो पंचमक्कार, याद है क्या? मांस, मदिरा और मछली और मैथुन और मुद्रा, तो इनको तो छोड़ दो। ये बात जो बाकी की दो हैं कि सर टेस्ट कब लोगे, तो तुम टेस्ट कब दोगे बोलो? कल। चलो डन। इसके बजाय मंडे को दे दो तो बढ़िया है। मंडे को डन। टॉपिक कौन कौन से रहेंगे? ठीक है, ठीक है, डन। भाई मुझे कहां दिक्कत है, तुम्हारी हिम्मत हो। तो प्यारे दोस्तों, तीन बात गुप्तकाल की संगीत कला में। पहली बात कि समुद्रगुप्त ने खुद ने वीणा बजाई, उसके सिक्के मिले, इसका मतलब संगीत का प्रचलन था। प्रयाग प्रशस्ति में उसे किससे बढ़कर बताया गया? नारद भी जब भी आप देखते हैं तो वीणा हाथ में होती है नारद जी के, ध्यान है, वीणा। तो किससे बढ़कर वीणा वादक कहा गया है? नारद से बढ़कर वीणा वादक। और फिर दोस्तों, वात्स्यायन का कामसूत्री ग्रंथ है, ये आजकल फिल्मों ने इस ग्रंथ को बड़ा बदनाम कर रखा है, बाकी ग्रंथ खराब नहीं है बहुत। आजकल कामसूत्र की जब भी बात आती है तो लोग अश्लीलता से अर्थ लेते हैं, लेकिन ये ग्रंथ अश्लील नहीं है। ये हमारी फिल्मों ने इसको अश्लील ग्रंथ बता दिया, बना दिया। ये समकालीन जनजीवन की जानकारी, यही एक ग्रंथ है जो आम आदमी की जानकारी देता है। तो मैं पढ़ाऊंगा, अभी साहित्य बाकी है आपका। हाँ जी। तो आप जैसे जो भावुक और कामुक किस्म के लोग हैं, वो इसे अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, जबकि ये बहुत ही पवित्र और सौम्य ग्रंथ है, वात्स्यायन का कामसूत्र। इसमें बताया गया कि जन सामान्य की महिलाएं और लड़कियां तो खेती बाड़ी में व्यस्त रहती थी, लेकिन उच्च वर्ण की लड़कियों को यह अनिवार्य समझा जाता था कि वे संगीत और नृत्य की शिक्षा प्राप्त करें। तो ये तीन साक्ष्य हैं बस गुप्तकालीन संगीत कला के, बाकी कुछ भी नहीं।
हाँ जी, कोई पूछ रहा था, पूछो। हाँ जी, बताओ क्या पूछ रहे हो? ग्रंथ का पूछ रहे हो? ग्रंथ पढ़ाऊंगा गुप्तकालीन साहित्य में। अभी तू हेडिंग डाल, तेरी इसी ग्रंथ में इतनी रुचि क्यों हुई? तो हेडिंग डालो गुप्तकालीन विज्ञान। जिज्ञासु प्रवृत्ति का नहीं है, अश्लील प्रवृत्ति का है। तुम मुझे सिखाते हो। आज ही जिज्ञासा प्रकट क्यों हुई पिछले 2 महीने में? इससे पहले तो जिज्ञासा दबी हुई थी। डांट दे इसको भी। तो दोस्तों, गुप्तकाल की जो विज्ञान है उसे हम कई भागों में बांट कर पढ़ेंगे। जैसे गुप्तकाल में भौतिक विज्ञान या भौतिकी, साइंस तो पढ़ ही रहे हैं। अरे फिजिक्स, गुप्तकाल की गणित, मैथमेटिक्स, गुप्तकाल की रसायन विज्ञान और गुप्तकाल की जीव विज्ञान या चिकित्सा विज्ञान। तो 4 भागों में अलग अलग विद्वान, और इतना विकास हुआ आज तक नहीं कर सकते हम। उस जमाने में ये जितने भी आकाशीय पिंड है उनकी खोज हो गई थी, ग्रहों की खोज हो गई थी, नक्षत्रों की खोज हो गई थी, और इतनी सटीक गणना कर ली जाती थी ग्रहों की, नक्षत्रों की, और इतनी उनकी चाल निकाल दी जाती थी कि कौन सा ग्रह किस समय कब किस ग्रह के सामने से गुजरेगा, कौन से नक्षत्र में कब प्रवेश करेंगे। इसलिए इतनी सटीक भविष्यवाणी होती थी कि उस जमाने में ज्योतिष का विकास हो चुका था। और ज्योतिष आजकल की तरह की नहीं होती थी। आजकल ज्योतिष विज्ञान नहीं है, आजकल के ज्योतिषी पाखंडी है। उन्हें खुद को नहीं पता, लेकिन दुनिया को बताते हैं कि तुम्हारा भविष्य क्या है। यदि उन ज्योतिषी से तुम पूछो कि तुम्हारी गणना का आधार क्या है, रोमक सिद्धांत है, पोलिस है, या वशिष्ठ सिद्धांत है, या सूर्य सिद्धांत है, या चंद्र, तो उन्हें कुछ नहीं पता। वो कहते हैं इन सिद्धांतों से मुझे क्या मतलब, तेरी दशा खराब चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, तेरा बुरा होगा, तो ये 5 उपाय कर और दक्षिणा दे दे 500 रुपए। उन्हें कुछ नहीं पता। लेकिन उस जमाने की ज्योतिष का विकास इस कदर था कि हर चीज एक्यूरेट, सटीक होती थी, क्योंकि ज्योतिष आर्ट्स नहीं थी, साइंस थी। आजकल तो ज्योतिष आर्ट्स है। एक आर्ट है बेवकूफ बनाने की आर्ट, पागल बनाने की आर्ट, ठीक है? तो इसको यूं कहीं उतारो फटाफट। हाँ, नहीं भैया, तो मैं टेस्ट लूंगा नहीं, और यदि टेस्ट लूंगा तो फिर मैं जैन बौद्ध धर्म को छोड़कर मौर्य काल, मौर्योत्तर काल और गुप्त काल के तीनों के लूंगा। जैन धर्म, बौद्ध धर्म का तो चूंकि टेस्ट हो चुका है तुम्हारा, नहीं हो गया टेस्ट, और काफी सारे अच्छे क्वेश्चंस थे, तो मैं सोमवार को आपका टेस्ट फाइनल कर चुका हूं, ये होगा। और इतनी
कोशिश करूंगा बढ़िया से पुराने आए हुए प्रश्नों के साथ साथ आने वाले क्वेश्चंस को शामिल करेंगे। मुझे आपका ज्ञान का टेस्ट नहीं लेना, मुझे परीक्षा में आने वाले प्रश्नों से आपका परिचय कराना है। तो आप लोग तैयार हैं? उतार दिया क्या? आप लोग यदि पढ़ना चाहते हो सच में, तो फिर चीजों को समझने की कोशिश करो। मैं रटानी में विश्वास नहीं करता। तुम्हारी आदत पड़ी हुई है राजस्थान में रटने की, तो तुम रटने की कोशिश करते हो। मैं कहता हूं समझने की कोशिश करो। हो सकता है तुम्हें आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, लेकिन ये विज्ञान तुम्हें समझ में आनी चाहिए। ये उस जमाने की बात है जब पूरी दुनिया में यह माना जाता था कि धरती चपटी है, थाली की तरह, और इस चपटी जमीन पर हम रहते हैं, चलते हैं, जबकि सूर्य गोल है, चंद्रमा गोल है, बाकी के सारे नक्षत्र गोल हैं, बस एक धरती चपटी है। जब ये माना जाता था कि सूर्य सुबह पृथ्वी का चक्कर लगाना शुरू करता है और रात को जैसे हम विश्राम करते हैं, सूर्य भी विश्राम करता है। कहां विश्राम करता है? उस जगह को पाताल नाम दे रखा था। उस जमाने की बात है कि दुनिया के सामने, यह बात भारत की नहीं है, भारत में विकास होने के, गुप्त काल का विकास होने के करीब 300 साल बाद तक यूरोप में यही माना गया कि धरती चपटी है। इन गुप्त वैज्ञानिकों के विकास को यूरोप वासियों ने खारिज कर दिया था कि झूठे हैं इंडियन। बाद में धीरे धीरे उनको सत्यता का पता लगा, तो इसी भारतीय विज्ञान को उन्होंने विकसित कर 16वीं शताब्दी में, और यूरोप आगे निकल गया। ज्ञान हमारा था, हम भूल गए, उन्हें याद रहा, इसलिए वो आगे चले गए। मैं बात करूंगा इस चरण की, अर्थात भौतिकी और गणित की। तो इसमें सबसे पहला विद्वान है आर्यभट्ट। कौन है? लिखना मत, समझने की कोशिश करना, क्योंकि आज मैं फिर तुम्हें लंबे समय के बाद एक ही बात कह रहा हूं कि या तो आज का टॉपिक यही समझ में आएगा या फिर कभी समझ में नहीं आएगा। टॉपिक ऐसा है, विज्ञान है, और विज्ञान में ज्ञान होना जरूरी है, और ज्ञान अभी होगा। आर्यभट्ट, कितनी किताबें हैं इसकी? आर्यभट्ट की 2। एक का नाम है सूर्य सिद्धांत, या मैं पहली आर्यभट्टियम ले लेता हूं क्योंकि बोर्ड पर इतनी स्पेस नहीं है। 2 किताबें हैं दोस्तों। इसकी एक किताब का नाम है आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत में बाद में ले लूंगा। तो यह नंबर 1 लिखा, इसका मतलब यह है कि नंबर 2 भी है। आर्यभट्टियम के 4 भाग हैं, 4 भाग हैं। पहला भाग काल क्रियापात, काल क्रियापात। दूसरा भाग गोलपाद। यहां गोल का मतलब वो जो हम वृत्त कहते हैं, वृत्त, वृत्त, गणित में वृत्त पढ़ा आपने? गोलाकार वृत्त, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सर्किल। हाँ, सर्किल ही कहते हैं। ओके, तो काल क्रियापाद है, गोलपाद है। गोलपाद का मतलब सर्किल या वृत्त, ठीक है। एक है गणित पाद,
और चौथा है दोस्तों 10 गीति का सूत्र। अब इनमें क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं आर्यभट्ट की बात करने जा रहा हूं। तो काल क्रियापाद, इसमें इन्होंने एकदम सटीक बातें बताई कि काल जो है टाइम वो चलता रहता है, और उसमें बताया कि जो सूर्य है वो स्थिर है, वो नहीं यात्रा करा पृथ्वी की। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, का चक्कर लगाती है, और जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है वह 1 वर्ष होता है। तो 1 वर्ष निकाल दिया, 1 वर्ष को 365 सही 1/4 का बता दिया। वर्तमान टाइम एक्यूरेट दिन का बताया। तथा यह भी बताया कि वर्ष में 12 माह सटीक नहीं हो सकते, यानी 1 वर्ष में 12 माह में सटीक रूप से उसे नहीं बांटा जा सकता। तो पहली बार यह बताने वाला कि सूर्य नहीं चल रहा, सूर्य चलता हुआ दिखता है, चलता नहीं है। तो कौन था? आर्यभट्ट था। ठीक है, तो 365 दिन, ये आपके एग्जाम में पूछा गया। आर्यभट्ट ने वर्ष को कितने दिन का बताया? बता। जबकि आज भी हमारा विक्रमी संवत कितने का होता है? अरे बता बाहुली, 360 दिन का होता है आज भी। आज भी हम जिससे शादी ब्याह करते हैं, जिन पंचांग को मानते हैं, हमारा हिंदू पंचांग जो होता है वो 360 दिन का होता है। 360 को 12 गुणा 30 में बांटा गया है। 12 तिये हो गए 360। अब हमारे समस्या हो गई कि वर्ष में होते हैं 365 और हमने बना दिए 360। अब 5 दिन हम पीछे चलने लग गए, तो ऋतुएं सही समय पे नहीं आई। अब हमारे पंचांग बनाने वालों ने जोड़ तोड़ की, तो इन्होंने कहा कि हर तीसरे वर्ष अधिमास आता है। 3 वर्ष छोड़कर आता है, सॉरी 3 वर्ष छोड़कर चौथा वर्ष जो आएगा, चौथा वर्ष क्या बना दिया गया? जैसे इस साल श्रावण 2 थे क्यों थे? इनका पागलपन है, ये अभी भी 360 ही मान के चल रहे हैं। ये कहते हैं ना 360 है, फिर ये अधिक मास है, जबकि बताया सावन और सूखा भी था। ये सावन नहीं था, सावन जा चुका था। लेकिन हमारे इन पंचांग निर्माताओं की खोपड़ी अभी भी पुरानी है, वो वहीं पे चलना चाहते हैं। अब अधिक मास बताएंगे तो फिर कितने दिन हो गए? जबकि चौथे वर्ष दिन कितने बढ़े? हाँ 21 मान लो। जैसे मान लो 360 का माना, तो चौथे वर्ष कितनी और बढ़ गए? 5 5 चौक 20, और चूंकि वास्तव में 365 सही 1/4 होता है, तो एक दिन ये भी हो गया ना, 1/4 1/4 4/4 मिलकर एक दिन। तो ये वास्तव में कितने दिन का हो गया? अब 9 दिन फिर बच गए। 9 दिन की गणित फिर नहीं बैठ रही। तब पंडितों ने पंचांग मनन का बोलो घटत बढ़त कर दो रे, और तिथ को घटत एंड बढ़त में शामिल कर दिए। कभी 11 2 हो जाती हैं, और कभी 10 में गायब भी हो जाती है, 9 में 10 में एक ही दिन हो जाती है।
अब किसी तरह से जोड़ तोड़ करनी पड़ती है इनको, मतलब अभी भी वो प्रपंच में फंसे हुए हैं। जबकि आर्यभट्ट बहुत पहले कह चुका था कि पागलो तुम 365 से 1/4 मान लो और उसको 12 महीने में मत बांटो, लेकिन ये कोई नहीं माना। इसी बात को यूरोप में 16वीं सदी में अपना लिया। इन्होंने 365 दिन को एक वर्ष का आधार बना दिया। इसके लिए मैंने को 31, 30 और 28 दिन में बांट लिया। लेकिन इस सवाई दिन को सेट करने के लिए हर चौथा वर्ष फरवरी का 29 दिन का बना दिया। कुछ जोड़ तोड़ तो उन्होंने भी की, लेकिन थोड़ी वैज्ञानिक जोड़ तोड़ है, थोड़ी ठीक जोड़ तोड़ है, सिस्टमेटिक है। यहां तो पता ही नहीं लग रहा अब की बार पंडित जी कौन से महीने में अधिक मास घोषित करेंगे, कौन सी तिथि 1 दिन हो जाएगी और कौन सी तिथि 2 दिन फैल जाएंगे। ये सब मर्जी पर चल रहा है। तो बात आपको समझ में आई होगी कि इन्होंने वर्ष को 365 दिन में बांटा। गोलपाद मैंने आपको बताया त्रिज्या, यानी सॉरी वृत्त, तो वृत्त की बात इन्होंने बताई और वृत्त की गणना सबसे पहले इन्होंने शुरू की। गणना शुरू की, इन्होंने बताया कि जितने भी पिंड होते हैं आकाशीय, ये सारे गोल होते हैं। इसलिए एक गोलाकार पिंड की गणना करने के लिए इन्होंने वृत्त की गणना शुरू की। और फिर बताया कि ये जो वृत्त होता है, इसका जो घेरा होता है यहां से लेकर के और यहां तक का, इसे क्या कहते हैं? अरे वेरी गुड यार, तुम तो होशियार हो यार। परिधि। और इसमें ये जो बीच का कट होता है उसे क्या कहते हैं? व्यास। त्रिज्या नहीं, व्यास। और व्यास की आदि। तो इन्होंने बहुत दिमाग लगा करके बताया कि यदि परिधि बटे व्यास, व्यास का भाग लगा दें तो जो मान आता है उसे क्या कहते हैं? पाई। पहली बार पाई का शुद्ध मान ज्ञात करने वाला कौन था? आर्यभट्ट। उसने पाई का मान कितना ज्ञात किया बताओ? परिधि बटे व्यास। और जब उसने हर वृत्त की परिधि बटे व्यास किया तो पता लगा कि ये 22/7 आता। 3 पॉइंट वाला नहीं, वो गलत होता है। एकदम एक्यूरेट मान ये है जो उसने ज्ञात किया। इसलिए पहली बार पाई का दुनिया में शुद्ध मान देने वाला कौन? आर्यभट्ट था। दुनिया ऋणी है, दुनिया मानती है। आज भी नासा, अमेरिका का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जो है, वहां आर्यभट्ट की प्रमुख गैलरी में सबसे ज्यादा तस्वीर लगी है, वो आर्यभट्ट की लगी है। क्योंकि उन्होंने उस जमाने में दुनिया को मार्ग दिखाया था, सटीकता का, वैज्ञानिकता का। गणितपाद, ये दुनिया में सबसे पहले आर्यभट्ट था जिसने माना शब्द से काम शुरू किया था। माना, एक्स या 100 या माना शब्द। इसी वजह से उसने मान करके बीज गणित का विकास किया था। बीज गणित का जन्मदाता को किसको कहा जाता है? आर्यभट्ट को। बीज गणित का जनक। का जनक है ये। भारत से बीज गणित को 8वीं सदी में अरबों ने सीखा। अरब आए थे, अरबों का आक्रमण हुआ, अरबों ने सीखा। फिर अरबों का आक्रमण यूरोप पर हुआ, यूरोपियन ने उसे अरबों से सीखा। और आज भी उसका नाम अंग्रेजी में अलजेब्रा है।
एलजेब्रा, तो लो साहब, आज भी उसे अंग्रेजी में एलजेब्रा कहते हैं। अरबों से सीखे जाने के कारण, जबकि अरबों ने साफ लिखा हर ग्रंथ में, फारसी ग्रंथ में, अरबी ग्रंथ में, कि हमने इसे भारतीयों से सीखा, तो बीज गणित का जन्मदाता। और 10 गित्ती का सूत्र गणित की सूक्ष्म गणनाएं करने के लिए उन्होंने 10 सूत्र बनाए थे, और वे सूत्र रटे नहीं जाते थे ना, वे सूत्र गाए जाते थे, गाने की तरह गागा करके, इंटरेस्टिंग। जैसे तेरे बर्थडे पे गा दें, क्या गाएंगे? गणित के सूत्र। पढ़ाई की पढ़ाई और बर्थडे मनाई, दोनों काम हो जाए। आप कहोगे गुरुजी गा के बताओ, तुम बजा दो ताली, पहले मेरे गणित का सॉल्यूशन करो, फिर गाऊंगा। 5 गुणा 10 भाग 2 प्लस 6 माइनस 3 2 गुणा 7 का सॉल्यूशन क्या होगा? आपने कितना बताया? बाई के -11। दस नहीं आ रहे, तो इसको कैसे करेंगे? पहले 5 को किससे गुणा करेंगे? करेंगे क्या आप? तो आपने नियम कौन सा लगाया? बोर्ड मास। अब बोर्ड मास में क्या होता है? ये क्या है? ब्रैकेट, फिर ऑफ। इसमें कहां है? ब्रैकेट कहां है? ये क्या है? अब मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं, तुम्हें क्या क्या सिखाओगे? ये एम क्या है? ये ए क्या है? ये एस क्या है? तो पहले तो इनको यूं रटो और फिर इनको वैसे करो। मैं आर्यभट्ट वाला बता देता हूं। आर्यभट्ट ने गीत गाया कि पहले पहले का को काटिए, दूजा भाग लगाए, तीजा गुणा कीजिए, चौथा, बिल्कुल ठीक है, चौथा जोड़ घटाए। बात समझ लो। आर्यभट्ट ने गीत गाया पहले का को काटिए, का मतलब होता है कोष्टक, पहले का को काटिए, दूजा भाग लगाए, तीजा गुणा कीजिए, चौथा जोड़ कर। हो गया? अब सीटी मत बजाया करो एक दो। खैर, तो मतलब ये है, पहले का को यानी कोष्टक को पहले इसी को करेंगे, फिर दूसरा। तो तुम्हारा बोर्ड मास जो है अपने आप देखो कितनी मस्त तरीके से आ रहा है, रट्टे करने की जरूरत नहीं है। पहले का को काटिए, का मतलब क्या? कोष्टक। अब तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट। फिर दूजा भाग लगा, भाग का मतलब क्या है? और फिर क्या है? तीजा गुणा कीजिए, मल्टीप्लाई, चौथा, पांचवा। तो ये तो एक सूत्र है। तो ऐसे सूत्र जिनके माध्यम से गणित को, अंक गणित को आराम से सोल्व किया जाता था, तो गणितीय गणनाओं को या के सूत्रों को
सरल गीतों में लिखा गया। किस में लिखा गया? 10 गीति का सूत्र, 10 सूत्रों में पूरी गणित क्लियर, पूरी गणित क्लियर। तो ये थे आर्यभट्ट, जिसमें गणित का भी विकास किया, जिन्होंने गणित के साथ साथ खगोल विज्ञान का भी विकास किया। तो फटाफट उतारें दोस्तों आर्यभट्ट की आर्यभट्टियम। तो लिख भी दिया आपने, उतारो तो। लिख दिया। तो दोस्तों अगली किताब जो है आर्यभट्ट की, उसका नाम है सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत। तो सूर्य सिद्धांत में क्या है, मैं पहले बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। सूर्य सिद्धांत वास्तव में खगोल शास्त्र का ग्रंथ है, खगोल शास्त्र ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में, खगोल शास्त्रीय ग्रंथ में, पहली बार सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण की व्याख्या सही की गई, जबकि अभी तक भी हमारे पंचांग में माना जाता है, ये ऐसी लड़ाई है, झगड़ा है, बंद करा दें तो बहुत सारे लड़कों को दिक्कत है। तो एक काम करो ना मैडम, आप ऐसी जगह आओ ना जहां पर बिल्कुल भी ठंडक नहीं है, ऐसी जगह मैं बता देता हूं, यहां बैठाओ उसको, आओ ना मैडम प्लीज। अच्छा चलो बेटा कोई बात नहीं है ना, थोड़ी देर मैनेज कर लो, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं कि बंद हो जाए, नहीं हो पाए तो भी देखो बेटा गारंटी नहीं है मेरे। तो सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण की व्याख्या सही तरह से की गई है। कैसे? पृथ्वी से देखें तो आप लोगों को पता है ना सूर्य ग्रहण कब होता है? बता, सूर्य ग्रहण कब होता है? बता, कब पड़ेगी? सुनो, अरे यदि हमारी पृथ्वी से सूर्य दूर है क्या या पास में है? दूर है। और चंद्रमा पास में है, सही या गलत? मान लो कि ये सूर्य है और चंद्रमा चूंकि पृथ्वी के पास में है, सूर्य से लाइट निकलती है या नहीं? निकलती है।
अब यदि दो कंडीशन की बात करें कि चंद्रमा जो कि पृथ्वी के अधिक पास में होने के कारण बड़ा दिखता है, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के पास में होने के कारण बड़ा दिखता है सूर्य से। अब मान लो कि चंद्रमा है और यहां पर पीछे पृथ्वी है, यहां पृथ्वी है, ये यहां पृथ्वी है, तो ऐसी कंडीशन में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक जाएगा क्या? जाएगा। तो पृथ्वी से सूरज दिखेगा क्या? दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सिद्ध में आ जाते हैं तब कौन सा ग्रहण है ये? सूर्य ग्रहण है, क्योंकि सूर्य नहीं दिखता। सूर्य पहले दिख रहा होता है, जैसे ही चंद्रमा पृथ्वी की चक्कर लगाता लगाता ऊपर आता है सूर्य विलुप्त हो जाता है और यहां आते आते सूर्य बिल्कुल भी गायब हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद चंद्रमा गति करता हुआ जैसे ऊपर जाता है सूर्य वापस दिखने लग जाता है। तो चंद्रमा चूंकि पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है कि नहीं, इसलिए ये कंडीशन। और यदि मान लो दूसरी कंडीशन की बात करें कि जब सूर्य जो है उसका प्रकाश फैला हुआ है और पृथ्वी जो है वो यहां बीच में आ गई, ये यहां पृथ्वी है। अब चूंकि चंद्रमा में कोई प्रकाश है क्या? नहीं। तो चंद्रमा किसके प्रकाश से चमकता है? सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो जैसे ही चंद्रमा यहां रहेगा, यहां पृथ्वी से थोड़ा सा दूर यहां पर चंद्रमा है मान लो, तो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा क्या चंद्रमा पे? पड़ेगा। और चंद्रमा का ये हिस्सा जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है हमें दिखाई देगा। यदि पूरे पे पड़ रहा है तो पूरा दिखाई देगा। और हम देखते हैं पृथ्वी से वो चंदा मामा दूर के पास के। लेकिन मान लो ये चलता चलता चक्कर काट के यहां आ जाए, इस जगह पृथ्वी की ओट में, मान लो कि पृथ्वी की ओट में यहां आ गया ये चंद्रमा, तब इस सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो सूर्य का प्रकाश इस चंद्रमा पर नहीं पड़ेगा और चंद्रमा काला हो जाएगा। थोड़ी देर पहले तक जो चंद्रमा ऊपर था चक्कर लगाते हुए, अचानक नीचे आते आते काला हो गया और गायब हो गया। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण। ये चंद्रमा, ये पृथ्वी, तो ये हो गया चंद्र ग्रहण। तो इस प्रकार से सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण की सटीक व्याख्या करने वाला पहला विद्वान संसार का कौन था? आर्यभट्ट था। जबकि आज तक भी अपना पंचांग मानता है कि राहु और केतु सूर्य को निगल जाते हैं तो वो दिखना बंद हो जाते हैं, चंद्रमा को निगल जाते हैं तब वो दिखना बंद हो जाते हैं। इसलिए चंद्र ग्रहण की वो परछाई लग गई है, यज्ञ करो, खाना पीना बंद करो, उसके प्रकाश में मत जाओ, कुछ नहीं होता। वो नॉर्मल दिन है बाकी की तरह, बस प्रकाश जो है वो थोड़े समय के लिए गायब हुआ है क्योंकि बीच में कोई ना कोई चीज आ गई। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई तो चंद्र ग्रहण, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया तो सूर्य ग्रहण। तो ऐसी सटीक व्याख्या करने वाला कौन था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने ये व्याख्या किस ग्रंथ में की? सूर्य सिद्धांत में। तो मैं लिखा दूं, 1 मिनट में लिखो। सूर्य सिद्धांत की हेडिंग डालो रे, डाल दी हेडिंग, सूर्य सिद्धांत। लिखेंगे इसमें आर्यभट्ट ने बताया कि आर्यभट्ट ने बताया कि जब सूर्य और
पृथ्वी के मध्य, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। और जब सूर्य और चंद्रमा, सॉरी, हाँ ठीक है, जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है, जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है तो इस घटना को, पृथ्वी आ जाती है तो इस घटना को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। कहा जाता है। विश्व के प्रथम वैज्ञानिक जिन्होंने सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की सटीक व्याख्या की, सटीक व्याख्या की। लास्ट लाइन और लिख दो, सटीक व्याख्या की। ठीक है, लिख दिया? हाँ बोलो। रिवाइजन दोबारा करूं क्या, लिखाऊं? लास्ट वाली, विश्व के प्रथम वैज्ञानिक जिन्होंने सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की सटीक व्याख्या की, ओके, कौन थे? आर्यभट्ट तो पढ़ रहे हैं। अरे बावड़े बच्चों, मैंने तुम्हें इतना डायग्राम बना बना के बता दिया, अभी भी खोपड़ी में नहीं घुसा क्या? तो राहु केतु का चक्कर नहीं है, ये चक्कर है जो है वो एक दूसरे के सिद्ध में आने का है, एक दूसरे के पीछे छुप जाने का है। हाँ, तो ये ग्रहण तभी लगता है जब हम किसी और के पीछे आ जाते हैं, छुप जाते हैं, किसी और को आगे कर देते हैं। तो समझ रहे हैं ना? हाँ, मैं भी समझ रहा हूं, तू दांत फाड़ रहा है। अब एक लास्ट बात कि आर्यभट्ट रहने वाला कहां का था? पाटलिपुत्र, जिसे कुसुमपुर कहते थे। तो ये लास्ट बात लिख दोगे नीचे, आर्यभट्ट पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र कोष्टक में कुसुमपुर, कुसुमपुर का निवासी था। पाटलिपुत्र या कुसुमपुर का निवासी था। ओके दोस्तों, दूसरा वैज्ञानिक का नाम है वराहमिहिर। और मेरे साथ साथ उतार दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। उज्जैनी निवासी। ज्योतिष के महान विद्वान, ज्योतिष शास्त्र के इतिहासकार भी कहे जाते हैं।
इनकी 4 रचनाएं। नंबर 1 पंच सिद्धांतिका। दूसरा बृहत संहिता। तीसरा बृहत जातक। लघु जातक। लिखना आ रहा है, फटाफट लिखो। तो तुम क्या प्रतीक्षा कर रहे थे? मैंने कहा था ना कि तुम साथ साथ लिखो। लिख दिया? तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सबने लिख दिया। तो नहीं क्या अभी तक सब लिख, कोई भी नहीं लिख रहा और फिर कह रहे नहीं सर? लिख दिया, ओके। तो दोस्तों पहली पुस्तक कौन सी है? पंच सिद्धांतिका। इसका मतलब कितने सिद्धांत हैं इसमें? तो गुप्तकालीन या मैं लिखूं समकालीन, एक ही बात है ना भाई। उस समय जिसमें वराहमिहिर था वो गुप्त काल था या वो एक समकाल था वराहमिहिर का? तो समकालीन विश्व के यूनानी, रोमन एवं भारतीय, एक बार इसको सुन लो, लिखना मत। समकालीन विश्व के यूनानी, रोमन और भारतीय ज्योतिष सिद्धांतों का विवरण लिखा। अब कौन कौन सी 5 सिद्धांत थी बता दो। सबसे पहले भारतीय पैतामह। नहीं रुक जाओ, सिद्धांत याद कर लो। सबसे पहले पिताजी का सिद्धांत है, फिर वशिष्ठ सिद्धांत है, फिर पोलिस सिद्धांत है, फिर रोमक सिद्धांत, और 5वां सूर्य सिद्धांत, जो किसका दिया गया था? आर्यभट्ट ने। हमारे यहां बहुत पहले से पैतामह सिद्धांत था, बहुत पहले से। रोमन नहीं, रोमक। इसको रोमन मत करना, मैंने रोमक सही लिखा है। तो रोमन नहीं है, रोमक। तो पैतामह सिद्धांत मतलब हमारे यहां जो प्रचलित था, जिसमें शुभ समय ज्ञात किया जाता था। वशिष्ठ सिद्धांत, जिसमें ग्रह या कोई भी नक्षत्र जिसमें किसी का जन्म होता है तो उसका हमेशा उस पर प्रभाव रहता है।
ये इससे ज्ञात किया जाता है। पोली सिद्धांत, ये व्यक्ति के भविष्य में किस ग्रह का क्या प्रभाव होगा, राशिफल ज्ञात किया जाता है। यानी किसी भी ग्रह, कौन से नक्षत्र या कौन से का हमेशा क्या प्रभाव रहेगा, कौन से की चाल कब तेज गति से हमारे जीवन पर आ रही है, ये सब इससे ज्ञात किया जाता है। रोमक सिद्धांत जो है, ये व्यक्ति पर जो धातु होती है, धातु या जो अधातु होती है, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसका जन्म किस ग्रह से प्रेरित है। जैसे मान लो सूर्य बहुत ज्यादा प्रभावशील स्थिति में किसी व्यक्ति में, मतलब लोहे की मात्रा अच्छी है, वो अट्रैक्ट करेगा, चुंबकीय बल है, क्योंकि शनि के वलय जो है उनमें सर्वाधिक लोहा है पिघला हुआ। शनि ग्रह की जो वलय है जो हजारों लाखों किलोमीटर चौड़ी है, उनमें लोहा है और गैसें, इसलिए जिस व्यक्ति में आयरन ज्यादा होगा उसको अट्रैक्ट करेगा। किसी व्यक्ति में किसी और धातु का है तो उसको वो ग्रह अट्रैक्ट करेगा। व्यक्ति उसे बचने के लिए अंगूठी धारण करे, वो जिससे उसको अट्रैक्ट हो रहा है, जिससे उसको नुकसान हो रहा है। ये वैज्ञानिक सिद्धांत है, ये वैज्ञानिकता है, इसमें 100% वैज्ञानिकता। लेकिन हमें जो आजकल बता रहे हैं ना, मन का ले लो, मोती ले लो, उन्हें खुद को नहीं पता कि तुम्हारे जीवन में किसका प्रभाव है, तुम्हें क्या धारण करना। मन में आए वही महंगे महंगे बता देते हैं, जबकि जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कीमती पत्थरों की वहां उपस्थिति नहीं है। ज्यादातर गैसीय पिंड है, उन पर धातुएं ज्यादा प्रभाव डालती हैं। लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्री आजकल कीमती पत्थर ही बताए जा रहे हैं, कीमती पत्थर। तो ये चीज रोमक सिद्धांत में आज तुम पूछ लो, जो आपको बता दे, हीरा पहनो, मोती पहनो, मनका पहनो, मानक पहनो, तुम उनसे पूछो तो कौन से सिद्धांत के तहत बता रहा है, वो कहीं सिद्धांत की क्या जरूरत है, तू पहन ले बस, खत्म। उन्हें ये नहीं पता कि पोली सिद्धांत में क्या है, रोमक सिद्धांत में क्या, कुछ नहीं पता। पहले वैज्ञानिक था ये 100%, और आजकल ये डरा चल रहा है कमा के खाने का। वो दूर रह गए, वो दूर हो गए। और सूर्य सिद्धांत जो अभी दिया था, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के संबंध में, तो 5 सिद्धांतों का विस्तृत उल्लेख करने के कारण किताब का नाम क्या है, किसने लिखी रहे। अब उतार दो इसको यहां से। मतलब तुम्हें पढ़ करके लगेगा कि गुप्त काल की विज्ञान कितनी आगे थी, इसलिए मत पढ़ो कि तुम्हें पढ़ना रट्टे मारने, नहीं, इंटरेस्ट लेना है तुम्हें।